आज की वीडियो में हम पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने ये सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर लेने हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में शुरू की हैं और उनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास पिछले वर्ष के एंड तक क्या क्या कैसे था, उन सारी चीज़ों के बारे में एनुअल रिपोर्ट में होता है। और एनुअल रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको ये बड़े अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपको हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना है, रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी के लिए, आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वीडियोस में, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स भी अवेलेबल हैं। थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगी। कहाँ से ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े, आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। ये जो हमने छोटी सी शुरुआत की है, इसको बड़ा करने की, बहुत सारे पौधे लगाने की। तो इसको हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा और उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की पोस्टल एनुअल रिपोर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी आएगा जिनके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? डाक विभाग किस मंत्रालय का हिस्सा है? तो डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय का हिस्सा है। क्वेश्चंस हमारे पास 250 से भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। एक रिवीजन की तरह आप समझ सकते हैं, तो उसके हिसाब से चलते जाएंगे। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एज पर पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2024-25? डाक वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार हमारे जो वर्तमान संचार मंत्री हैं वो कौन है? तो फिलहाल के लिए आपने ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को याद कर लेना है, लेकिन इसके लिए आपने खुद से अपडेट रहना है। द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इज ज्योतिरादित्य सिंधिया, who has been serving in office since 10th June 2024 and is currently assisted by Chandrasekhar Pemasani as the Minister of State for Communications। संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 10 जून 2024 से अपने इस पद पर कार्यरत हैं। और वर्तमान में संचार राज्य मंत्री की बात करें, ठीक है, संचार मंत्री तो अलग हो जाएंगे, संचार राज्य मंत्री अलग होते हैं, जो कि चंद्रशेखर पेमासनी है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन? संचार राज्य मंत्री कौन है? चंद्रशेखर पेमासनी। लेकिन इसके लिए भी आपने खुद से अपडेट रहना है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। हु हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार में डाक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के सचिव के द्वारा किया जाता है। Who is responsible for the operational management of the Department of Post? डाक विभाग के संचालन प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार होता है? डायरेक्टर जनरल जिम्मेदार होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पोस्टल सर्विस बोर्ड? डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य हैं? तो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट की वीडियो की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था 6 सदस्य हैं। क्यों 6 सदस्य हैं, मुझे ऐसा क्यों लगा, मैंने उस चीज़ के बारे में भी आपको बताया था। लेकिन पोस्टल एनुअल रिपोर्ट के अनुसार अब पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल 7 मेंबर्स हैं। आपने किसके हिसाब से चलना है? आपने पोस्टल एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, वही करेक्ट मानना चाहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दी पोस्टल सर्विस बोर्ड इंक्लूडिंग दी चेयरमैन? अब अध्यक्ष सहित डाक सेवा बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। चेयरमैन एक हो जाएगा प्लस 7 मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड के हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। Which designation has been renamed as member financial services?
इस पदनाम का नाम बदलकर सदस्य वित्तीय सेवाएं किया गया है। तो जो भी पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर थे उनके डेजिग्नेशन में परिवर्तन हुआ है। सभी के डेजिग्नेशन में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ के डेजिग्नेशन में हुआ है। तो हमें क्या बताना है, किसका डेजिग्नेशन बदलकर मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेंबर पीएलआई। तो मेंबर जो पीएलआई होता था पोस्टल सर्विस बोर्ड में, उसका नया डेजिग्नेशन क्या है, सदस्य वित्तीय सेवाएं हैं। मेंबर कोऑर्डिनेशन इज नाउ रीनेम्ड एज, जो मेंबर कोऑर्डिनेशन था पहले, जिसको पोस्टल सर्विस बोर्ड के सदस्यों में नहीं गिना जाता था, लेकिन अब गिन रहे हैं, तो इसको आपने गिन के रखना है, यानी कि साथ मिला के रखना है। तो जो मेंबर कोऑर्डिनेशन थे उनका नया डेजिग्नेशन क्या है, मेंबर सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who heads the internal finance wing of the Department of Post, डाक विभाग के आंतरिक वित्त विंग का प्रमुख कौन है, IFW इंटरनल फाइनेंस विंग। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इसका हेड कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर इंटरनल फाइनेंस विंग के हेड होते हैं। Who assist the postal services board in its functioning, डाक सेवा बोर्ड को उसके कार्य में कौन सहायता करता है। ठीक है, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसके काम में उसकी सहायता किसके द्वारा की जाती है, तो सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द रोल ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड, और डाक विभाग का जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है इसका क्या रोल है, इसकी भूमिका क्या है। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इट इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है, यानी कि सबसे ऊपर बैठकर प्रबंधित करने का काम अगर डाक विभाग को कोई करता है तो वो क्या है, पोस्टल सर्विस बोर्ड है। Which of the following is not a functional area looked after by the members of the postal services board? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों द्वारा नहीं देखा जाता है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, फॉरेन अफेयर्स। अब जो आपके मेंबर हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के, वो पोस्टल ऑपरेशंस यानी कि डाक संचालन को भी देखते हैं, बैंकिंग पर्सनल मैनेजमेंट को भी देखते हैं, और भी कुछ उनके क्षेत्र हैं कि अलग अलग मेंबर का अलग अलग एरिया होता है तो उनको देखते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर्स इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग प्रोवाइड्स नेसेसरी सपोर्ट टू दी पोस्टल सर्विस बोर्ड एट दी हेडक्वार्टर्स। मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में डाक सेवा बोर्ड को आवश्यक सहायता कौन प्रदान करता है। करेक्ट आंसर सी आएगा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के द्वारा हेडक्वार्टर में। बाहर की बात नहीं किया है, सिर्फ हेडक्वार्टर की बात किया है। तो हेडक्वार्टर में पोस्टल सर्विस बोर्ड को नेसेसरी सपोर्ट या आवश्यक सहायता कौन प्रदान करता है, 3 के द्वारा की जाती है। कौन कौन से हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। विच डायरेक्टोरेट सपोर्ट दी पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक सेवा को या डाक सेवा बोर्ड को कौन कौन से निदेशालय समर्थन प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट, पार्सल डायरेक्टोरेट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टोरेट। इन सब निदेशालयों या डायरेक्टोरेट्स के द्वारा डाक सेवा बोर्ड को समर्थन किया जाता है। Who heads the directorates that supports the board like business development and parcel directorate। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसको कौन कौन से डायरेक्टोरेट सपोर्ट प्रदान करते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं। तो जैसे हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट या पार्सल डायरेक्टोरेट है, ये जो डायरेक्टोरेट हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड को समर्थन प्रदान करते हैं। इन डायरेक्टोरेट्स का हेड कौन होता है, क्या कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, सीजीएम होता है, चीफ जनरल मैनेजर्स इन डायरेक्टोरेट्स के, इन निदेशालयों के हेड होते हैं। As on 31st March 2024, how many post offices are there under the Department of Post? 31 मार्च 2024 तक डाक विभाग के अधीन कुल कितने डाकघर हैं। ठीक है, इसको करने का इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1,64,987।
इन विच वाज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, कोलकाता का पहला या कोलकाता में पहला डाकघर किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो पहला जो डाकघर भारत में स्थापित हुआ कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। और कब हुआ था? 1727 में हुआ था। व्हेन वाज द जीपीओ सेटअप इन चेन्नई, चेन्नई में जो पहला जर्नल पोस्ट ऑफिस था वो कब स्थापित हुआ? तो चेन्नई का जो जर्नल पोस्ट ऑफिस है 1786 में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच इंडियन सिटी हैड जीपीओ एस्टेब्लिश्ड इन 1793, 1793 में किस शहर में जीपीओ स्थापित किया गया था? मुंबई शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, कोलकाता जीपीओ की स्थापना कब हुई, मुंबई में जीपीओ की स्थापना कब हुई, और उसी तरह से चेन्नई में जीपीओ की स्थापना कब हुई। The Indian Post Office Act of 1837 was enacted to bring 1837 का भारतीय डाकघर अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो क्या उद्देश्य था इसका? करेक्ट आंसर सी आएगा, यूनिफॉर्मिटी इन पोस्टल ऑपरेशंस, डाक संचालन में एक रूपता होनी चाहिए, इसलिए इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837 को लागू किया गया था। विच एक्ट लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम इन इंडिया, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की नींव किस अधिनियम ने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ने मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम की नींव भारत में रखी थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह से डाकघर अभी काम कर रहे हैं उस तरह से ये अपने स्वरूप में कब आया था? तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या है? 1854। कि जिस तरह से वर्तमान में डाक विभाग है उस तरह से ये आप कह सकते हैं मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की शुरुआत वर्ष 1854 से हुई थी। The sea mail service from India to Great Britain and China started in which year? भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन के लिए समुद्री डाक सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1854 में हुई थी, जब पोस्टल सिस्टम जो है मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई। उसी के साथ सी मेल सर्विस की शुरुआत भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन के लिए हुई थी। The Indian Post Office Act 1898 was repealed by which recent act? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया है? ठीक है, तो जो 1898 का इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था उसके बाद जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया वो कौन सा आया है? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया है। From which date is the Post Office Act 2023 effective? डाकघर अधिनियम 2023 किस तिथि से प्रभावी हुआ है, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? 18 जून 2024 से। What was the name of the first adhesive postage stamp issued in Sindh in 1852? 1852 में सिंध में पहला चिपकने वाला डाक टिकट जारी किया गया था और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? सिंधे डोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कि जो पहले चिपकने वाले डाक टिकट थे इनको कहाँ पे? सिंध प्रांत में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1852 में। और बाद में डाक टिकटों को सिंध डाक के नाम से जाना जाने लगा। द फर्स्ट कंट्री वाइड वैलिड पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया वाज इशूड ऑन, भारत में पहला राष्ट्रव्यापी मान्य डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा 1 अक्टूबर 1854 में जारी किया गया था। When did the world's first airmail flight take place in India? भारत में दुनिया की पहली हवाई डाक उड़ान कब हुई थी, यानी कि पहली बार हवाई जहाज से डाक को कब ले जाया गया था? 18 फरवरी 1911 को। क्या 18 फरवरी 1911 को भारत में दुनिया की पहली हवाई उड़ान हुई थी। द फर्स्ट एयर फ्लाइट इन द वर्ल्ड फ्लू बिटवीन विच टू प्लेसेस, और ये जो पहली हवाई डाक उड़ान थी किन दो स्थानों के बीच में हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। कब? वर्ष 1911 में। In which and region was Asia's first ever adhesive postage stamp issued known as the Sindhe Dogs? एशिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट जिसे सिंधे डोक भी कहा जाता है किस वर्ष और कौन से क्षेत्र में जारी किया गया था? तो हमने ऊपर कर लिया, इसे 1852 में सिंध प्रांत में जारी किया गया था। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। What is the vision of the Department of Post as per the annual report 2024-25? 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डाक विभाग का विजन क्या है?
क्या तो पहले भी सेम ही विजन था और अब भी क्या विजन है, टू मेक इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कस्टमर्स, कि डाक विभाग को अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों की पहली पसंद बनाना है, कि जो भी डाक विभाग के प्रोडक्ट और सर्विसेज हों वो लोगों की पहली पसंद हों। ये क्या है, डाक विभाग का विजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डाक विभाग के मिशन का हिस्सा नहीं है। तो डाक विभाग का जो मिशन है वो क्या है, अगर वो हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिप्लेस बैंक्स अक्रॉस द कंट्री, कि देश भर में बैंकों की जगह लेना। ये डाक विभाग का मिशन नहीं है। डाक विभाग का मिशन क्या है, प्रोवाइड सर्विसेज विद स्पीड एंड रिलायबिलिटी, गति के साथ यानी कि स्पीड के साथ और विश्वसनीयता के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान करना। इनेबल लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और इसके साथ अदर वैल्यू फॉर ऑफर वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज, कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसके अनुसार आपको सेवाएं भी मिलें। ये डाक विभाग का मिशन है। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द डिपार्टमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, कौन सा कथन कर्मचारियों के प्रति डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, टू एंश्योर एम्प्लॉइज आर प्राउड टू इट्स स्ट्रेंथ एंड सर्व विद द ह्यूमन टच, कि जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी इसकी ताकत होने पर गर्व करें और मानवीय स्पर्श के साथ, ह्यूमन टच के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान करें। Under which article of the Indian Constitution does the Parliament have power to legislate on post and telegraph? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को डाक और टेलीग्राफ पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि डाक विभाग के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है? कौन सी आर्टिकल में इस चीज के बारे में दिया है? आर्टिकल 246 एक में इस चीज के बारे में बताया हुआ है। In which list and entry number of the constitution is post and telegraphs mentioned? संविधान की किस सूची और प्रविष्टि संख्या में डाक और तार का उल्लेख किया गया है? यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 31 में इस चीज के बारे में उल्लेखित है। किस चीज के बारे में? पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बारे में। When was the Post Office Act 2023 notified after presidential assent? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद डाकघर अधिनियम 2023 कब अधिसूचित किया गया? 24 दिसंबर 2023 को। फ्रॉम विच डेट डिड द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 केम इनटू फोर्स? डाकघर अधिनियम 2023 किस तिथि को प्रभाव में आया या कब से लागू हुआ? तो हमने ऊपर भी क्वेश्चन कर लिया 18 जून 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रीवियस एक्ट हैज बीन रिपील्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023? डाकघर अधिनियम 2023 द्वारा किस पुराने अधिनियम को निरस्त किया गया है? तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 है उसको किस एक्ट के द्वारा रिपील किया गया है? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के द्वारा। हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने डाक सर्किल हैं? भारत में कुल 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। बीच पोस्टल सर्किल आल्सो एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? तो जैसे हमने ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट में भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे सर्किल भी होते हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को भी कवर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सर्किल है जिसमें लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है? करेक्ट आंसर भी आएगा। केरला सर्कल में केरला राज्य भी आता है और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप भी शामिल है। हाउ मेनी स्टेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द नॉर्थ ईस्ट सर्कल? नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कुल कितने राज्य शामिल हैं? नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कुल 6 राज्य शामिल हैं। सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। Who heads each postal circle? प्रत्येक डाक सर्किल का नेतृत्व कौन करता है? सर्किल जो पोस्टल सर्किल होते हैं उनका हेड कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Who heads each postal रीजन? और पोस्टल रीजन का हेड कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल और स्पोर्ट यूनिट अंडर सर्किल्स एंड रीजन्स, निम्नलिखित में से कौन सर्किलों और रीजन की सहायक इकाई नहीं है। तो सर्किल में क्या होते हैं, सर्किल और रीजन्स में कुछ फंक्शनल और सपोर्ट करने वाली यूनिट्स भी होती हैं। तो जैसे हमारे पास कौन कौन सी हैं, सर्किल स्टैंप डिपो होते हैं, मेल मोटर सर्विस है, पोस्टल अकाउंट ऑफिस होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट विंग इस तरह की कोई भी फंक्शनल या सपोर्ट यूनिट पोस्टल सर्किल्स या रीजन्स में नहीं होती है। बीच रैंक हेड्स द आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवा का नेतृत्व किस रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो उस रैंक का अधिकारी है उसका रैंक क्या होता है, मेजर जनरल का होता है। तो जो अधिकारी आर्मी पोस्टल सर्विस का नेतृत्व करता है वो मेजर जनरल होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट सर्कल डेडिकेटेड फॉर आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवा के लिए समर्पित अलग सर्किल है, उस सर्किल का नाम क्या है, उसे बेस सर्किल कहा जाता है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस को क्या कहा जाता है, बेस सर्किल भी कहा जाता है। Who manages ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण डाक सेवक के द्वारा किया जाता है। What is the number of countries covered under international speed post documents only? अब स्पीड पोस्ट में आप दो तरह की चीज़ें भेज सकते हैं, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या उसमें मर्चेंडाइज यानी कि कोई सामान भी भेजा जा सकता है। तो सिर्फ दस्तावेजों के लिए अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा कितने देशों के लिए उपलब्ध है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं कितने देशों को भेज सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 6 देशों को भेज सकते हैं। हाउ मैनी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं, 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं जिनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट में भी कर चुके हैं। हु हेड्स द आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल का आर्मी पोस्टल सर्विस में कौन सा रैंक होता है, मेजर जनरल का रैंक होता है। फ्रॉम वेयर आर द ऑफिसर्स ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस ड्रोन, सेना डाक सेवा के अधिकारी कहाँ से लाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करना है, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। इन्हें इंडियन पोस्टल सर्विस से लाया जाता है डेपुटेशन पे, प्रतिनियुक्ति पर, यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस में जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे वो सभी के सभी भारतीय डाक सेवा से डेपुटेशन पर लाए जाते हैं। और अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली बट परसेंटेज of other ranks in army postal service are drawn from the department of post, सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों में से लगभग कितने प्रतिशत कर्मचारी डाक विभाग से लाए जाते हैं, 75%। यानी कि जो ऑफिसर होंगे वो तो सारे के सारे इंडियन पोस्टल सर्विस से लाए जाएंगे, इसके अलावा ऑफिसर्स के अलावा अन्य रैंकों के जो आर्मी पोस्टल सर्विस में अधिकारी होते हैं उसमें 75% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लाए जाते हैं और 25% सेना द्वारा खुद भर्ती किए जाते हैं। Who recruits the remaining 25% personnel of the आर्मी पोस्टल सर्विस, तो जैसे हमने कर लिया कि आर्मी पोस्टल सर्विस के अधिकारियों के अलावा जो अन्य रैंक होते हैं 75% तो डाक विभाग से लिया जाता है, 25% जो बच जाते हैं उनकी भर्ती किसके द्वारा की जाती है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हाउ आर दी पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया कैटेगराइज्ड, भारत में डाकघरों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो डाकघरों की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं। वेयर आर ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज जनरली लोकेटेड, जो शाखा डाकघर होते हैं सामान्यतः कहाँ पर स्थित होते हैं, तो शाखा डाकघर मोस्टली रूरल एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन विच एरियाज आर सब पोस्ट ऑफिसेज जनरली फाउंड, उप डाकघर आमतौर के कैसे क्षेत्रों में होते हैं, तो जो उप डाकघर होते हैं अर्बन एरियाज में भी होते हैं और रूरल एरियाज में भी, यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के क्षेत्रों में सब पोस्ट ऑफिस होते हैं। वेयर आर हेड पोस्ट ऑफिसेज जनरली लोकेटेड, प्रधान डाकघर सामान्यतः कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सिटीज या मेजर टाउन्स में, यानी कि बड़े शहरों में, जैसे जिला स्तर के कोई शहर हैं या प्रमुख कस्बे होते हैं वहाँ पे ये स्थित होते हैं।
सिंस बिचया इज द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फैसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया, भारत में डाकघर बचत बैंक सुविधा किस वर्ष से उपलब्ध है? 1882 से 1882 से। हु ऑपरेट्स दी पीओएसबी स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक योजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड टू ओपन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। डाकघर बचत खाता न्यूनतम 500 रुपए की राशि के साथ खोला जा सकता है। हाउ मेनी अडल्ट्स कैन ओपन ज्वाइंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? अब ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने साइट के ऊपर देखना है, कुछ अलग बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको इसी के अनुसार करना है कि जो ज्वाइंट पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है उसको मैक्सिमम 3 अडल्ट मिलकर आपस में खोल सकते हैं। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी। अगर आप साइट से देखेंगे वहाँ पे 2 है, लेकिन एक एसबी ऑर्डर आया था जिसके तहत ये बताया गया था कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट अब 3 अडल्ट मिलकर आपस में खोल सकते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज ऑन सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट? बचत खाते पर 10,000 रुपए तक का ब्याज आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत छूट प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेक्शन 80 TTA के तहत। धारा 80 TTA के तहत बचत खाते पर 10,000 रुपए तक का ब्याज आयकर अधिनियम की धारा के तहत छूट प्राप्त करता है। व्हाट इज द मिनिमम मंथली डिपॉजिट फॉर अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस? डाकघर में आवर्ती जमा खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है? तो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है न्यूनतम 100 रुपए की राशि के साथ खोला जा सकता है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन आरडी अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड? आरडी खाते को समय से पहले अगर बंद करना है कितने समय के बाद किया जा सकता है? 3 वर्षों के बाद किया जा सकता है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग कैन लोन बी अवेल्ड ऑन एन आरडी अकाउंट? अगर आप अपने आरडी खाते पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो कितने समय के बाद ले सकते हैं? अकाउंट ओपनिंग की डेट के 12 महीनों के बाद ले सकते हैं, लेकिन अकाउंट 1 वर्ष तक कंटिन्यू हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट? सावधि जमा खाता या टीडी का जो खाता होता है वो न्यूनतम 1,000 रुपए की राशि के साथ खोला जा सकता है। अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपनड फॉर विच ड्यूरेशंस? टाइम डिपॉजिट अकाउंट किन अवधियों के लिए खोला जा सकता है? आप इसे 1 वर्ष के लिए ओपन कर सकते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष की अवधि के लिए वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन 4 वर्ष की अवधि के लिए इसको ओपन नहीं किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट फॉर अ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट? मासिक आय योजना खाते के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 1,000 रुपये। अगर आपने MIS का खाता ओपन करना है न्यूनतम 1,000 रुपये की राशि के साथ किया जा सकता है। What is the maximum limit in a joint MIS account? ज्वाइंट या संयुक्त मासिक आय योजना खाते में अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। MIS खाते में आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइंट MIS खाता खोलते हैं। आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन MIS अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड? MIS खाता कितने समय बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है? तो आफ्टर 1 ईयर, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद आप MIS खाते को प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। What is the maximum deposit limit in a senior citizen savings scheme? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते में अधिकतम आप कितने राशि जमा कर सकते हैं? 30 लाख रुपए की राशि जमा कर सकते हैं। Who is eligible to open a SCSS account? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता खोलने के लिए कौन एलिजिबल है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, वॉलंटरी रिटायर अबव 50 बट बिलो 60, तो कोई भी सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है और उसकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा है और 60 वर्ष से कम है तो वो भी ओपन कर सकता है। और कोई डिफेंस से रिटायर होता है और 50 प्लस उसकी एज है तो वो भी SCSS का खाता ओपन कर सकता है। तो उसको एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना, 55 होगा।
आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट? पीपीएफ खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? तो पीपीएफ का खाता सेविंग के खाते की तरह 500 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है। बट इज द लॉक इन पीरियड फॉर अ पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ खाते की न्यूनतम अवधि क्या है? यानी कि पीपीएफ जो खाता होता है 15 वर्ष का खाता होता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं। फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर कैन अ लोन बी टेकन फ्रॉम अ पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ खाते से ऋण किस वित्तीय वर्ष से लेकर किस वित्तीय वर्ष तक लिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ आएगा। तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर छठे वित्तीय वर्ष के बीच तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। अब देखो जो पीपीएफ का खाता है इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं। इसमें आपको लोन की ऑप्शन मिलती है, एक विड्रॉल की ऑप्शन मिलती है। तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर छठे वित्तीय वर्ष तक आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं और उसके बाद फिर आपके पास विड्रॉल करने की ऑप्शन आ जाती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड पर फाइनेंशियल ईयर इन अ पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। जो पीपीएफ का खाता होता है वो जो एसएसए का अकाउंट होता है इनमें मैक्सिमम एक वर्ष में आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हु कैन ओपन अ कन्या समृद्धि अकाउंट? कन्या समृद्धि का खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है? तो इसको गार्डियन खोलते हैं अपनी उस बच्ची के या लड़की के नाम पर जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the maturity period of कन्या समृद्धि अकाउंट? कन्या समृद्धि खाते का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? तो कोई भी कन्या समृद्धि खाता है जिस तिथि को खोला जाता है उस तारीख से लेके 21 वर्ष के बाद मैच्योर होता है। यानी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 21 वर्ष का है। हाउ मच अमाउंट कैन बी विड्रॉन आफ्टर 18 ईयर्स और पासिंग 10th क्लास अंडर एसएसए? कन्या समृद्धि योजना में जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाएगी या वो 10वीं कक्षा पास कर लेगी उसके बाद उस एसएसए के खाते से कितनी राशि की निकासी की जा सकती है? 50% की जा सकती है। What is the minimum amount required to purchase a national saving certificate NSC खाता अगर आप खोलना चाहते हैं न्यूनतम 1000 रुपये के साथ खोला जा सकता है। उसी तरह से किसान विकास पत्र खाता भी न्यूनतम 1000 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। What is the maximum deposit limit for KVP? किसान विकास पत्र में आप मैक्सिमम कितने पैसे जमा कर सकते हैं? इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने पैसे KVP में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च्ड? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। 1 अप्रैल 2023 में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the maximum deposit limit अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत अधिकतम जमा राशि क्या है? तो महिला सम्मान बचत योजना में मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते थे क्योंकि वर्तमान में ये स्कीम बंद हो चुकी है। हाउ मच प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड इन महिला सम्मान सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर? 1 वर्ष के बाद महिला सम्मान प्रमाण पत्र में अधिकतम कितनी समय पूर्व निकासी की अनुमति है? जब आपने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के 1 वर्ष के बाद आपके खाते का जो बैलेंस होगा उसका 40% आप विड्रॉल कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। When and where was the first ATM of the Department of Post inaugurated? डाक विभाग का पहला ATM कब और कहां पर उद्घाटित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। वर्ष 2014 में त्यागराय नगर हेड पोस्ट ऑफिस चेन्नई में डाक विभाग के पहले ATM का उद्घाटन किया गया था। As of now, how many ATMs of the Department of Post are operational across the country? वर्तमान में पूरे देश में डाक विभाग के कितने ATM काम कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। वर्तमान में 1000 डिपार्टमेंट के ATM कार्यरत हैं। From which date did the Department of Post ATMs become interoperable with banks? डाक विभाग के ATM अन्य बैंकों के साथ किस तिथि को अंतर संचालित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। 31 दिसंबर 2016 को हुए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाजी मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ATMs हैंडेड ओवर टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? डाक विभाग के ATM का प्रबंधन किस तिथि को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सौंपा गया था? तो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा।
कब से सौंपा गया था? 30 अगस्त 2022 से। तो पहले जो डाक विभाग के एटीएम थे उनका प्रबंधन डाक विभाग स्वयं करता था। 30/8/2022 से इन एटीएम्स का प्रबंधन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सौंप दिया गया है। सिंस व्हेन इज इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा किस तिथि से उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 14 दिसंबर 2018 से उपलब्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पीओएसबी स्कीम्स कैन नॉट बी ओपन्ड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग? तो इसके लिए आपने एक टेबल देखा होगा जो हमने एसबी ऑर्डर्स किए थे, उसमें एक टेबल बताया था कि कौन से ऐसे खाते हैं जिनको आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी पीओएसबी योजना है जिसे आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओपन नहीं कर सकते? करेक्ट आंसर डी आएगा। उपरोक्त सभी को कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट, आरडी, एनएससी अकाउंट सभी को किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What fund transfer facility is available between post office and bank accounts via e-banking? इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग के माध्यम से डाकघर और बैंक खातों के बीच कौन सी फंड ट्रांसफ़र की सुविधा आपको मिलती है? तो नेफ्ट कर सकते हैं या आरटीजीएस कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के माध्यम से पैसों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थ्रू इंटरनेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर इज पॉसिबल टू बीच ऑफ दी फॉलोइंग अकाउंट्स? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निधि अंतरण निम्नलिखित में से किन खातों में किया जा सकता है? तो अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है उसके माध्यम से आप कौन कौन से खातों में पैसे जमा कर सकते हैं? आप आरडी में, पीपीएफ अकाउंट में, एसएससी अकाउंट में अगर आपने आरडी पर लोन लिया है लोन जमा कर सकते हैं, पीपीएफ पर लोन लिया है वो भी इसके माध्यम से जमा कर सकते हैं। Which of the following account types transaction history can be viewed by internet banking? ऐसे कौन से लेन देन है जिनकी आप क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इसका करेक्ट भी आंसर डी आएगा। टीडी, एमआईएस, एसएससी, एससीएसएस, एनएससी और केवीपी, ये ऐसी स्कीम्स हैं इन सब खातों का आप जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको देख सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When was मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग द्वारा मोबाइल बैंकिंग सुविधा कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा 15 अक्टूबर 2019 को की गई थी। मोबाइल बैंकिंग एनेबल्स फंड ट्रांसफर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस अकाउंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के फंड ट्रांसफ़र कहाँ पे आप कर सकते हैं? तो कहाँ पे कर सकते हैं? आरडी अकाउंट में, पीपीएफ, आरडी, आप पीपीएफ के ऊपर लोन लिया तो उसमें भी कर सकते हैं। ये मोबाइल बैंकिंग की बात है, ऊपर हमने इंटरनेट बैंकिंग की बात की थी। Which of the following check related services is available on mobile banking? निम्नलिखित में से कौन सी चेक संबंधी सेवा मोबाइल बैंकिंग पर उपलब्ध होती है? तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चेक की पेमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, रिवोक चेक पेमेंट या चेक भुगतान को रद्द भी कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। थ्रू मोबाइल बैंकिंग यूजर्स कैन रिक्वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड रिलेटेड सर्विसेज? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता किस कार्ड संबंधी सेवा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो नया एटीएम और एटीएम पिन जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following accounts transaction history can be reviewed through mobile banking? निम्नलिखित में से किन खातों के लेन देन इतिहास को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से देखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आएगा। सेविंग बैंक, आरडी, टीडी, पीपीएफ, एनएससी इन सब का देखा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। थ्रू मोबाइल बैंकिंग मिनी स्टेटमेंट कैन बी रिव्यूड फॉर विच ऑफ द अकाउंट्स? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कौन से खातों के लिए आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा सेविंग अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट के लिए मिनी स्टेटमेंट आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से देख सकते हैं। पैन वैलिडेशन थ्रू NSDL इन फिनेकल CVS वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच डेट? फिनेकल CVS में
एनएसडीएल के माध्यम से पैन वेरिफिकेशन या पैन सत्यापन किस तिथि से लागू हुआ? 25/1/2022 से। विच फैसिलिटी हेल्प्स पोस्ट ऑफिस कस्टमर्स गेट इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पेमेंट्स डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स? कौन सी सुविधा डाकघर ग्राहकों को उनके बैंक खातों में सीधे ब्याज या मैच्योरिटी भुगतान प्राप्त करने में मदद करती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से जो भी इंटरेस्ट या मैच्योरिटी पेमेंट होती है सीधी कस्टमर के खाते में चली जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। दी पासबुक फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? ई पासबुक सुविधा कब शुरू हुई थी? 12/10/2022 को। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेफ्ट बेस्ड इंटरऑपरेबिलिटी इन सीवीएस वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच डेट? सीवीएस में नेफ्ट आधारित इंटरऑपरेबिलिटी किस तिथि को लागू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 18/5/2022। आरटीजीएस फैसिलिटी इन सीवीएस वाज इम्प्लीमेंटेड विद विच IFSC कोड? तो सीवीएस की बात करें, सीवीएस सिस्टम है जो आरटीजीएस सुविधा है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसके माध्यम से आप फंड ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें IFSC कोड क्या रहता है? तो IPOS 4x0 DOP रहता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the maximum number of KIF? KIF क्या होती है? कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल allowed to be linked with one मोबाइल नंबर as per new restriction? नई व्यवस्था के अनुसार एक मोबाइल नंबर के साथ अधिकतम कितनी किफ फाइलों को जोड़ा जा सकता है? तो एक नंबर के साथ मैक्सिमम 5 किफ आईडीज जुड़ी हो सकती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बहनवर्दी जन सुरक्षा स्कीम्स लॉन्च्ड इन ऑल सीवीएस पोस्ट ऑफिसेज। सभी सीवीएस डाकघरों में जन सुरक्षा योजनाएं कब शुरू की गई थी? 7/9/2015 को। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच स्कीम आर इंक्लूडेड अंडर जन सुरक्षा स्कीम्स इन पोस्ट ऑफिस? डाकघर में जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कौन सी योजनाएं शामिल हैं? इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और इसके साथ अटल पेंशन योजना भी शामिल है। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल सर्विस थ्रू हाउ मेनी हेड पोस्ट ऑफिसेज? भारतीय डाक एनपीएस सेवा कितने प्रधान डाकघरों के माध्यम से प्रदान कर रही है? सभी प्रधान डाकघरों के माध्यम से कर रही है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फ्रॉम विच डेट डिड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्ट ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर एनपीएस? पहले एनपीएस का खाता खोलने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? हेड ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन डाक विभाग ने एनपीएस के लिए ऑनलाइन सुविधा कब से शुरू कर दिया? 26/4/2022 से की है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who can join the national pension system? नेशनल पेंशन सिस्टम में कौन ज्वाइन कर सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड 18 to 70 ईयर। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होगी एनपीएस में हिस्सा ले सकता है। पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड। तो बच्चों के लिए पीएम केयर योजना 2021 किस दिनांक की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 6/10/2021। अंडर पीएम केयर्स स्कीम विच चिल्ड्रन आर एलिजिबल टू ओपन द अकाउंट? पीएम केयर्स योजना के तहत किन बच्चों के लिए खाते खोले गए? करेक्ट आंसर बी आएगा। दोज हु डिड नॉट अटेन द एज ऑफ 18 बिटवीन 11th of March 2020 and 30th of December 2021 and lost their parent or guardian to COVID-19। जिन बच्चों ने 11/3/2020 से लेकर 31/12/2021 के बीच 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी और कोविड-19 में उन्होंने अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया, उन बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के खाते खोले गए। What is the corpus amount targeted in PM Cares scheme when child attain 18 years? जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, अगर उसका पीएम केयर्स में योजना में खाता है तो उसको 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितनी राशि प्राप्त होगी? 10 लाख रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मंथली फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर पीएम केयर्स स्कीम बिटवीन द एज ऑफ 18 to 23? पीएम केयर्स योजना के तहत 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच कौन सा वित्तीय लाभ दिया जाता है? तो देखिए, जो बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा
मिलेगा उसके खाते में जो राशि होगी वो 10 लाख रुपए की होगी। फिर इस 10 लाख रुपए की राशि के ऊपर 18 वर्ष की आयु से लेकर 23 वर्ष की आयु तक MIS मंथली इनकम स्कीम के अनुसार मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। At what age will the child receive the final 10 lakh amount under PM CARES scheme? PM CARES योजना के तहत जो बच्चे के खाते की 10 लाख रुपए की राशि होगी उसको कब मिलेगी? जब वो बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। PM CARES स्कीम फॉर चिल्ड्रन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई, बच्चों के लिए PM CARES योजना कौन संचालित कर रहा है? करेक्ट आंसर सी आएगा। पोस्ट ऑफिस इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन के साथ सभी डाकघरों के द्वारा PM केयर्स स्कीम को बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारवास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 1884 को हुई थी। फुल डेट आपने याद रखनी है, पहले बहुत बार कर चुके हैं। भारवास रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 मार्च 1995 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज मैक्सिमम सम एश्योर्ड अंडर PLI, PLI में अधिकतम कितनी सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कि PLI की अधिकतम बीमित राशि कितनी हो सकती है? 50 लाख रुपए। बट इज मिनिमम सम एश्योर्ड अंडर RPLI, और RPLI में न्यूनतम बीमित राशि कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा। यहाँ पे मिनिमम पूछा है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। Which of the following is not a type of PLI पॉलिसी, इनमें से कौन सा PLI पॉलिसी का प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा ग्राम प्रिया, क्योंकि ये रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, PLI में नहीं आती है। Which पॉलिसी इज अवेलेबल ओनली अंडर RPLI एंड नॉट PLI, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो सिर्फ आपको RPLI में मिलेगी, PLI में नहीं मिलेगी? तो उस पॉलिसी का नाम क्या है? ग्राम प्रिया है। How many types of policies are offered under PLI and RPLI respectively? PLI और RPLI में आपको कौन से प्रकार की या कितने प्रकार की पॉलिसीज प्रोवाइड की जाती हैं? दोनों में आपको 6 तरह की पॉलिसीज उपलब्ध करवाई जाती हैं। Who can avail postal life insurance? डाक जीवन बीमा का लाभ कौन ले सकता है? करेक्ट आंसर सी आएगा। ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स, लिस्टेड कंपनी एम्प्लॉयज़। कोई भी ग्रेजुएट है, इनके जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई भी प्रोफेशनल है, ये लिस्टेड कंपनीज में कोई एम्प्लॉय है, वो भी PLI का लाभ ले सकता है। Which services have been enabled by the bank through individual business correspondents? बैंक ने व्यक्तिगत BC व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के माध्यम से कौन सी सेवाएं सक्षम की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा। कैश विड्रॉल थ्रू APS और कार्ड प्लस पिन। तो APS के माध्यम से और कार्ड का पिन जो है वो कार्ड और पिन होगा तब भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं बैंक्स ने उपलब्ध करवाई हैं, सक्षम की हैं। What is the purpose of ENACH facility launched by IPPV in October 2024? अक्टूबर 2024 में ENACH फैसिलिटी IPP के द्वारा शुरू की गई, इसका क्या उद्देश्य है? ऑटोमेटेड रिकरिंग पेमेंट्स। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ENACH फैसिलिटी हेल्प्स कस्टमर्स मैनेज पेमेंट्स रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग? ENACH सुविधा ग्राहकों को निम्नलिखित में से किन भुगतानों को प्रतिबंधित करने में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसमें लोन, म्यूचुअल फंड, यूटिलिटी बिल, इन सारी चीज़ों को प्रबंधित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट बेनिफिट विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ENACH ब्रिंग टू कस्टमर्स? ENACH सुविधा के कार्यान्वयन से ग्राहकों को क्या लाभ मिलेगा? एनहेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, इससे क्या होगा? ग्राहकों का, जो भी ग्राहक होंगे उनके अनुभव में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन सही आएगा। बट इस जीवन प्रमाण JPC, जीवन प्रमाण क्या चीज़ होती है? जीवन प्रमाण JPC, जीवन प्रमाण सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस यूजिंग बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा को जीवन प्रमाण सेवा कहा जाता है। धन्यवाद। जीवन प्रमाण सर्विस लॉन्च्ड, डाक विभाग द्वारा जीवन प्रमाण सेवा को कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। 30 जून 2015 में किया गया था।
Which document is used to submit life certificates digitally under JPC? JPC के तहत जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग किया जाता है? तो इसमें आधार कार्ड का यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से आपका DLC बनाया जाता है। Where has the department set up जीवन प्रमाण सेंटर्स? विभाग ने जीवन प्रमाण केंद्र कहाँ पर स्थापित किए हैं? सभी प्रधान डाकघरों में। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which app can pensioner use to request doorstep DLC सर्विस? अगर कोई भी कस्टमर है वो DLC घर पे बनवाना चाहता है तो इसके लिए ग्राहक कौन सी ऐप का यूज़ कर सकता है? पोस्ट इन्फो ऐप का यूज़ किया जा सकता है। What is the purpose of electronic clearance of letter boxes? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस जो लेटर बॉक्सेस की जाती है उसका उद्देश्य क्या है? Ensure timely clearance and digital visibility, समय पर निकासी और डिजिटल दृश्यता सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Through which medium are Aadhaar PVC cards and EPIC delivered across India? तो जो PV पॉलीविनाइल क्लोराइड आधार कार्ड होते हैं या जो आपके इलेक्शन वाले कार्ड होते हैं, इलेक्ट्रोल कार्ड जिन्हें कहा जाता है, तो वो कैसे डाक विभाग द्वारा वितरित किए जा रहे हैं? स्पीड पोस्ट के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who issues the electoral photo identity card? मतदाता फोटो पहचान पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचित अधिकारियों या निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। What is the main advantage of using RFID? RFID की फुल फॉर्म क्या होगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इन पोस्टल लॉजिस्टिक्स। डाक लॉजिस्टिक में RFID ये कहाँ पे उपयोग की जा रही है? रियल टाइम कॉन्टैक्टलेस आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, वास्तविक समय में संपर्क रहित पहचान और ट्रैकिंग के लिए RFID का यूज किया जा रहा है। In which sector is RFID increasingly being used? RFID का तेजी से उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। आइटम मूवमेंट एंड ऑटोमेटेड ट्रैकिंग के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। बट इज द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ लॉकिंग सील्स इन प्लेस ऑफ सीलिंग वैक्स? सीलिंग वैक्स की जगह पे सेल्फ लॉकिंग सील्स का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? टू अवॉइड हेल्थ हैजर्ड्स टू स्टाफ, ताकि कर्मचारियों के स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान हो, क्योंकि सीलिंग वैक्स से जलती है, धुआं निकलता है, तो इससे सेहत को नुकसान होता है। सेल्फ लॉकिंग सील्स आर मेड ऑफ विच इको फ्रेंडली मटेरियल? तो ये जो सेल्फ लॉकिंग सील्स हैं ये कौन से मटेरियल से बनी होती हैं? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनी होती है, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो डिस्कम्पोज हो जाती है। अंडर विच कैंपेन वाज द सेल्फ लॉकिंग सील इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड? सेल्फ लॉकिंग सील की पहल किस अभियान के तहत शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्वच्छता अभियान स्पेशल कैंपेन 2.0 के तहत इसको शुरू किया गया था। बट सर्विसेज डज क्लिक एंड बुक प्रोवाइड? क्लिक एंड बुक सेवा क्या सुविधा प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा ऑनलाइन बुकिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, डाक लेखों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। क्लिक एंड बुक फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर विच यूजर्स? क्लिक एंड बुक सेवा किन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा सिर्फ पंजीकृत ग्राहकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। इन विच रीजन्स हैज द क्लिक एंड बुक सर्विस बीन लॉन्च्ड? क्लिक एंड बुक सेवा किन क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो स्टेट कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरी कैपिटल्स और मेजर सिटीज में इसकी शुरुआत की गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉजिस्टिक्स सर्विस लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे? डाक विभाग और भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई लॉजिस्टिक सेवा का नया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। ए ऑप्शन सही हो जाएगी। द जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड टू सर्व विच मार्केट सेगमेंट? संयुक्त पार्सल उत्पादन किस बाजार क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस, दोनों तरह के बाजार क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त पार्सल उत्पाद को डिजाइन किया गया, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस दोनों तरह से ये कवर करता है। But is the weight range covered under joint parcel product pricing model?
संयुक्त पार्सल उत्पाद की मूल्य निर्धारण श्रेणी कौन सा वजन शामिल है? तो इसमें 35 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक के पार्सल शामिल होंगे। Which organization handles the middle mile services in the JPP मॉडल? JPP मॉडल में मध्य मील सेवाओं को कौन संभालेगा? इंडियन रेलवे। और बाकी किस कौन संभालेगा? इंडिया पोस्ट संभालेगा। When was the POC proof of concept for रेल पोस्ट गति शक्ति कार्गो सर्विस लॉन्च्ड? रेल पोस्ट गति शक्ति कार्गो सेवा के लिए POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर बी आएगा, मार्च 31, 2022 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन रूट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर दी POC ऑफ दिस कार्गो सर्विस? इस कार्गो सेवा के POC के लिए पहली बार किस ट्रेन मार्ग का उपयोग किया गया? तो ये जो रेल पोस्ट गति शक्ति कार्गो सर्विस है, पहला इसका रूट कौन सा था? करेक्ट आंसर ये आएगा, सूरत से वाराणसी, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। बट इंश्योरेंस रेट इज चार्ज्ड फॉर थर्ड पार्टी कार्गो इंश्योरेंस अंडर दिस सर्विस? इस सेवा के तहत थर्ड पार्टी कार्गो बीमा की दर क्या है? तो इसमें 0.03% आइटम का प्लस GST लिया जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। What is the main objective of launching self booking kiosk? सेल्फ बुकिंग कियोस्क लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, प्रोवाइड 24/7 बुकिंग कन्वीनियंस, ताकि आपको 24 के 24 घंटे सातों के सातों दिन बुकिंग सुविधा प्रदान की जा सके। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड फॉर बुकिंग थ्रू सेल्फ बुकिंग कियोस्क? सेल्फ बुकिंग कियोस्क के माध्यम से अधिकतम कितने वजन तक की बुकिंग की जा सकती है? 5 किलोग्राम तक की। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which types of items can be booked using self booking kiosk? सेल्फ बुकिंग कियोस्क का उपयोग करके किस तरह की वस्तुओं की बुकिंग की जा सकती है? तो इसमें डॉक्यूमेंट और पार्सल दोनों तरह की वस्तुओं की बुकिंग की जा सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वह टाइप ऑफ पेमेंट मेथड्स आर सपोर्टेड इन सेल्फ बुकिंग कियोस्क? अब सेल्फ बुकिंग कियोस्क में जो भी बुकिंग आपके द्वारा की जाएगी उसकी पेमेंट का भुगतान करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस रहती हैं? वेरियस डिजिटल पेमेंट मेथड्स, विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग किया जाता है। इन विच वाज दी मेल मोटर सर्विस एस्टेब्लिश्ड? मेल मोटर सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हाउ मैनी MMS मेल मोटर सर्विस यूनिट्स आर ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया? भारत में कुल कितनी MMS इकाइयाँ कार्यरत हैं? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 103। तो ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं, चेंज होती रहती हैं। व्हेन वाज दी पार्सल डायरेक्टोरेट एस्टेब्लिश्ड? पार्सल निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2018 में हुई थी। What is the parcel processing capacity of semi automated centers? अर्ध स्वचालित केंद्रों की पार्सल प्रसंस्करण क्षमता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, 2500 पार्सल्स पर आवर के हिसाब से ये प्रसंस्करण का काम करते हैं। हाउ मैनी ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स हैव बीन सेटअप? कुल कितने ट्रांसशिपमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं? टोटल 9। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज BOPP टेप यूज्ड इन पार्सल पैकेजिंग? पार्सल को पैक करने के लिए BOPP टेप का यूज़ किया जाता है और इस टेप को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, इसको कहा जाता है बायोक्साइली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ API इन पार्सल सर्विस? पार्सल सेवा में API का क्या मतलब है? सीमलेस डाटा एक्सचेंज विद कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ निर्बाध डाटा एक्सचेंज करने के लिए पार्सल सेवा में API का यूज़ किया जाता है। With which company has Department of Post signed an MOU Memorandum of Understanding for E-commerce Logistics? डाक विभाग ने E-commerce Logistics के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, Amazon के साथ। What is another name for the International EMS Service? अंतर्राष्ट्रीय EMS सेवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट क्या कहलाती है? EMS सर्विस या एक्सप्रेस मेल सर्विस कहलाती है।
बड़ी सी बेट लिमिट फॉर इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा की वजन सीमा क्या है? इंटरनेशनल जो आपकी इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस है इसमें मैक्सिमम 2 किलोग्राम वजन तक के पैकेट भेजे जा सकते हैं। बड़ी सी मैक्सिमम बेट अलाउड फॉर ब्लाइंड लिटरेचर इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक में जो ब्लाइंड लिटरेचर भेजे जाते हैं फॉरेन पोस्ट के तहत उनका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 7 किलोग्राम हो सकता है। तो फॉरेन पोस्ट में जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं वो भी किस में आते हैं? लेटर पोस्ट में आते हैं। What is the weight limit of an M बैग अंडर इंटरनेशनल लेटर पोस्ट? अंतर्राष्ट्रीय लेटर पोस्ट के तहत M बैग की वजन सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 30 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय लेटर पोस्ट में M बैग मैक्सिमम 30 किलोग्राम तक के भेजे जा सकते हैं। एरोग्राम इज ट्रांसमिटेड ओनली बाई विच मोड? एरोग्राम जो है वो किस माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं? तो इनको सिर्फ हवाई डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। अगर सतह डाक के माध्यम से भेजते हैं तो इनको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। What is the primary purpose of इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। सर्विंग दी ई कॉमर्स सेक्टर फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट, सीमा पार निर्यात के लिए ई कॉमर्स क्षेत्र की सेवा करना इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस का उद्देश्य है। व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल्स कैन बी सेंट थ्रू स्मॉल पैकेट्स इन लेटर पोस्ट? पत्र डाक में ही, अगर हम फॉरेन पोस्ट की बात करते हैं तो लेटर पोस्ट में ही आते हैं स्मॉल पैकेट। तो स्मॉल पैकेट में किस तरह के आर्टिकल आप भेज सकते हैं? तो इसमें कोई भी सामान भेज सकते हैं, सैंपल, गिफ्ट या सेलेबल आइटम, बिक्री योग्य वस्तुएं भी इसमें भेजी जा सकती हैं। बड़ी सी मेन पर्पस ऑफ डाकघर निर्यात केंद्र? डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर सी आएगा। प्रमोट कमर्शियल एक्सपोर्ट वाया पोस्टल चैनल, डाक चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं। DNK की फुल फॉर्म पूछी जाती है, डाकघर निर्यात केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट ऑनलाइन सर्विस इज फैसिलिटेटेड बाई DNK फॉर एक्सपोर्टर्स? डाकघर निर्यात केंद्र निर्यातकों के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। निर्यात के लिए डाक बिल की ऑनलाइन फाइलिंग करने में डाकघर निर्यात केंद्र निर्यातकों की मदद करते हैं। डाकघर निर्यात केंद्र प्रोवाइड असिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? डाकघर निर्यात केंद्र किन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में, पैकेजिंग में, एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में। इन सारी चीज़ों में डाकघर निर्यात केंद्र एक्सपोर्टर्स की सहायता करते हैं, असिस्टेंस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैगजीन पोस्ट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट ऑन विच डेट? पत्रिका पोस्ट की शुरुआत भारतीय डाक द्वारा किस तिथि को की गई थी? 1 अप्रैल 2022 को। तो मैगजीन पोस्ट की शुरुआत कब हुई है? 1 अप्रैल 2022 को। बट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मैगजीन पोस्ट? मैगजीन पोस्ट की मुख्य विशेषता क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर मैगजीन डिलीवरी, पत्रिका डिलीवरी के लिए ट्रैक और ट्रेस सुविधा इसमें मिलती है। बट काइंड ऑफ मेल इज यूज्ड अंडर डायरेक्ट पोस्ट सर्विस? डायरेक्ट पोस्ट सेवा के तहत किस प्रकार की डाक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट पोस्ट में कौन से आर्टिकल भेजे जाते हैं? अनएड्रेस्ड प्रमोशनल मटेरियल भेजा जाता है, ठीक है, प्रचार सामग्री होती है लेकिन इसमें किसी का स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होता है, बिना पते वाली प्रमोशनल सामग्री इसमें भेजी जाती है। बट यूनिक सर्विस डज मीडिया पोस्ट ऑफर टू एडवर्टाइजर्स? मीडिया पोस्ट एडवर्टाइजर्स को कौन सी सेवा प्रदान करती है? करेक्ट आंसर सी आएगा एडवर्टाइजिंग ऑन पोस्टल स्टेशनरी एंड परमिसेस, डाक स्टेशनरी और परिसर पर विज्ञापन देने की सुविधा आपको किसके माध्यम से मिलती है? मीडिया पोस्ट के माध्यम से मिलती है। हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, POPSK फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैड बीन ऑपरेशनलाइज्ड अक्रॉस इंडिया एज ऑन 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 तक भारत में कुल कितने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू किए जा चुके हैं? 442। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
द हाईएस्ट आधार सेंटर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का सबसे ऊंचा आधार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा सियाचिन में स्थित है। हाउ मेनी आधार सेंटर्स आर फंक्शनल इन आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवा में कितने आधार केंद्र कार्यरत हैं? सेना डाक सेवा में 110 आधार केंद्र कार्यरत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस अंडर रिटेल पोस्ट, इनमें से कौन सी सेवा रिटेल पोस्ट के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा आधार कार्ड प्रिंटिंग नहीं आती है। तो आपकी रिटेल पोस्ट क्या होती है? इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कलेक्शन होती है, सृजन गोल्ड बॉन्ड बेचे जाते हैं, गंगा जल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने का काम क्या आता है। इसके अलावा जैसे टैक्सेस को इकट्ठा करना है, यानी कि किसी के लिए किसी चीज़ का संग्रह करना, ये भी किस में आता है? रिटेल पोस्ट में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। As of 2024, how many temples are registered under the Holy Blessings Service in India Post? 2024 तक भारतीय डाक की पवित्र आशीर्वाद सेवा के अंतर्गत कितने मंदिर पंजीकृत हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 118 मंदिर पंजीकृत हैं। नेक्स्ट आते हैं भनवाजी MOU साइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ PMEGP, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यूनिट्स। तो PMEGP इकाइयों के सत्यापन के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब हस्ताक्षरित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 20 अगस्त 2024 को। व्हाट इज द नेचर ऑफ ई पोस्ट सर्विस, ई पोस्ट सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा एक अनरजिस्टर्ड हाइब्रिड मेल सर्विस है। ई पोस्ट मैसेजेस आर डिलीवर्ड इन विच फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के माध्यम से जो भी मैसेज भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है, उसकी डेस्टिनेशन पर डिलीवरी कैसे की जाती है? प्रिंटेड हार्ड कॉपी के रूप में की जाती है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में मैसेज भेजा जाएगा और हार्ड कॉपी के रूप में उसकी डिलीवरी की जाएगी। बट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज द ई पेमेंट सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट, भारत डाक की ई भुगतान सेवा किस प्रकार का समाधान है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा मैनी टू वन। अब ये मैनी टू वन क्या चीज़ होती है? ई पेमेंट क्या होती है? अब ई पेमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे भुगतान इकट्ठे करके, अब जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, वो अलग अलग लोगों से बिल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो डाकघर का यूज़ कर सकती है, क्योंकि डाकघर की ब्रांचेस हर जगह पे होती हैं। तो डाकघर की ब्रांचेस के माध्यम से अपना बिल इकट्ठा करवा सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से बिल इकट्ठा करवाया पोस्ट ऑफिस ने और उसको एक व्यक्ति को सौंप दिया, तो ये क्या हो जाएगी? ई पेमेंट हो जाएगी, यानी कि मैनी टू वन सोल्यूशन है, बहुत सारे लोगों से इकट्ठा किया और एक तक पहुंचा दिया। महनवाजी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2008 में। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वेयर इज द अमाउंट सेंट थ्रू EMO पेड, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी गई राशि का भुगतान कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? बेनिफिशरीज डोर स्टेप, लाभार्थी के घर पर किया जाता है, इनके जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजा है उसके घर पर उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा। विच वेबसाइट प्रोवाइड्स ट्रैकिंग फैसिलिटी फॉर EMO, EMO के लिए ट्रैकिंग सुविधा किस वेबसाइट पर उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास भी आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं www.indiapost.gov.in के ऊपर, इस साइट के ऊपर कर सकते हैं। Whenever CSC सर्विसेज थ्रू पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाक घरों के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं पायलट परियोजना के रूप में कब शुरू हुई? पायलट परियोजना क्या होती है कि शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट टाइप किया जाता है, थोड़े से डाकघरों में शुरुआत होती है। तो CSC जो सर्विसेज थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब शुरू हुई? मई 2020 में शुरू हुई थी। फ्रॉम विच डेट वर CSC सर्विसेज थ्रू पोस्ट ऑफिस टर्मिनेटेड, और इनको अब बंद किया जा चुका है। तो डाकघरों के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं किस तारीख से समाप्त की गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ जाएगा 28 मई 2025 को इन सेवाओं को डाकघरों में बंद किया जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, बट इज फिलैटली, फिलैटली क्या चीज़ है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स एंड पोस्टल हिस्ट्री, डाक टिकटों को इकट्ठा करना या उनके बारे में अध्ययन करना या पोस्टल हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? फिलैटली कहलाता है।
In 2024, India released a joint stamp issue with which country to commemorate 75 years of diplomatic ties. 2024 में भारत ने किस देश के साथ 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों की स्मृति में एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया? करेक्ट आंसर सी आएगा रोमानिया के साथ. In which countries did India post participate in international philatelic exhibition in 2024? 2024 में भारत डाक ने किन देशों में अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनियों में भाग लिया? रोमानिया और डेनमार्क में. करेक्ट आंसर ए आएगा. नेक्स्ट चलते हैं, बट इज माई स्टैम्प. माई स्टैम्प क्या चीज़ होती है? करेक्ट आंसर सी आएगा कस्टमाइज्ड स्टैम्प्स विद पर्सनल फोटोज और लोगोस. व्यक्तिगत फोटो या लोगों के साथ कस्टमाइज्ड किए गए टिकट होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई फोटो है, लोगो है, कोई और चित्र है, वो देकर स्टैम्प्स बनवा सकता है और उन स्टैम्प्स को क्या कहा जाता है? माई स्टैम्प्स कहा जाता है. इनके बारे में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करते हैं. प्राइसिंग के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Which of the following items is not a part of postal stationery designed under philatelic activities? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु फिलैटली गतिविधियों के अंतर्गत डिजाइन की जाने वाली डाक स्टेशनरी का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा. पासपोर्ट इसमें नहीं आएगा. तो फिलैटलिक एक्टिविटीज़ में एनवर्ब्स के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं, ILC के ऊपर, एरोग्राम्स के ऊपर भी किए जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट इत्यादि के ऊपर नहीं किए जाते हैं. Where is the National Philatelic Museum of India located? भारत का राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा. डाक भवन नई दिल्ली में स्थित है. Which significant event was commemorated with 6 special stamps printed with sand, water, संदलवुड, सेंट एंड गोल्ड फॉयल इन 2024? 2024 में किस ऐतिहासिक घटना को चंदन की खुशबू, सोने की सजावट और पवित्र जल एवं रेत से मुद्रित 6 विशेष डाक टिकटों से मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ आएगा राम जन्मभूमि टेम्पल कंसीक्रेशन को राम जन्मभूमि मंदिर अभिषेक के समय ये 6 डाक टिकट जारी किए गए थे. Which book was released by Prime Minister along with the special Ramayana themed stamps? रामायण थीम वाले जो विशेष टिकट थे उनके साथ प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया, कौन सी पुस्तक को रिलीज किया गया? करेक्ट आंसर बी आएगा रामायणा द सागा ऑफ श्री राम. रामायण श्री राम की कथा, इस बुक को प्रधानमंत्री द्वारा रामायण थीम वाले डाक टिकटों के साथ रिलीज किया गया था. बट इज कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प. कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प क्या चीज़ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आएगा पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स. डाक टिकटों की एक व्यक्तिगत शीट होती है जिसे कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प कहा जाता है. Which scheme's anniversary was marked by the release of 18 corporate My Stamps in 2024? 2024 में किस योजना की वर्षगांठ पर 18 कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आएगा पीएम विश्वकर्मा योजना. पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर 18 कॉरपोरेट माई स्टैम्प वर्ष 2024 में जारी किए गए थे. Where were the 2 state level philatelic exhibitions held in 2024? 2024 में 2 राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनियां कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा कर्नाटका और बिहार में. What is the main purpose of ऑर्गेनाइजिंग फिलैटलिक एग्जीबिशंस? डाक टिकट प्रदर्शनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये डाक टिकट प्रदर्शनियाँ क्यों की जाती हैं? करेक्ट आंसर सी आएगा प्रमोटिंग स्टैम्प कलेक्शन एंड आइडिया एक्सचेंज, ताकि डाक टिकट संग्रह के आदान प्रदान को बढ़ावा मिले और इनके संबंध में विचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिले. बट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल स्पर्श योजना? दीनदयाल स्पर्श योजना का क्या उद्देश्य है? करेक्ट आंसर भी आएगा प्रमोट फिलैटली अमंग चिल्ड्रन. बच्चों के बीच डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना दीनदयाल स्पर्श योजना का ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पे जो स्पर्श शब्द आता है इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है. स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी. तो इसको भी आपने याद रखना है.
टू विच क्लासेस आर स्पर्श स्कॉलरशिप्स अवार्डेड, स्पर्श छात्रवृत्तियां किन कक्षाओं के छात्रों को प्रदान की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 6ठी से 9वीं तक के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। बट इज ढाई अक्षर, ढाई अक्षर क्या चीज़ है? नेशनल लेवल लेटर राइटिंग कंपटीशन है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन विच बाज द ढाई अक्षर कंपटीशन स्टार्टेड, ढाई अक्षर प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इसे वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था। बट इज द थीम ऑफ ढाई अक्षर 2024, 2024 में जो ढाई अक्षर था यानी कि जो प्रतियोगिता थी, इसका थीम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ही आ जाएगा, द जॉय ऑफ राइटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स इन अ डिजिटल एज, लेखन का आनंद डिजिटल युग में पत्रों का क्या महत्व है, इसके ऊपर ये ढाई अक्षर की जो कंपटीशन है इसको किया गया था 2024 में। बट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास भी आ जाएगा, ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसफॉर्म एम्प्लॉयज इनटू कर्मयोगीज, कार्य दक्षता लाएं और कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाना मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य था। But is the name of the in-house learning portal launched by the Department of Post under Mission कर्मयोगी, डाक विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक इन हाउस लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को क्या कहा जाता है? डाक कर्मयोगी कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑन विच डेट वाज द डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च्ड, डाक कर्मयोगी पोर्टल किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, 28 जून 2020 को किया गया था। वेयर इज द रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी लोकेटेड, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAKNPA प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू विच ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी किन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। हाउ मैनी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने भारतीय डाक विभाग में कितने डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं? 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन में कर चुके हैं। Which of the following is not a location of a postal training center, इनमें से कौन सा डाक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? भोपाल में नहीं है, बड़ोदरा, सहारनपुर, मदुरई में है। हाउ मैनी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप, रीजनल सेंटर कितने हैं, कितने रीजनल सेंटर स्थापित किए गए हैं? 4, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। RTC रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स आर लोकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सेप्ट, तो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर 4 जगह पे, हमें बताना है इनमें से कौन सा रीजनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। लखनऊ में नहीं है, हुबली में है, भुवनेश्वर और दिल्ली में स्थित है। What is the main objective of workplace training centers, WTC वर्कप्लेस ट्रेनिंग सेंटर्स जो है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रीवर ट्रेनिंग विद मिनिमल रिलोकेशन फ्रॉम वर्क प्लेस, कार्यस्थल से न्यूनतम स्थानांतरण के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये जो आपके वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेंटर है इनको क्यों स्थापित किया गया? ताकि कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए अपने काम के स्थान से कहीं दूर ना जाना पड़े, उनके काम के स्थान के नज़दीक ही उन्हें ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाए। जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स आर प्राइमरली फॉर ट्रेनिंग, जोनल ट्रेनिंग सेंटर मुख्य रूप से किसके प्रशिक्षण के लिए हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोस्टल अकाउंट्स ऑफिसर्स और स्टाफ के लिए। हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स आर देयर, कितने जोनल प्रशिक्षण केंद्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ जाएगा, टोटल 6 जोनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं। हु इज द हेड ऑफ द विजिलेंस सेटअप इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग में सतर्कता व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर ये आएगा, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल विजिलेंस होता है। द चीफ विजिलेंस ऑफिसर सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन विच टू बॉडीज, ये जो मुख्य सतर्कता अधिकारी है किन 2 बॉडीज के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है? करेक्ट आंसर भी आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच में ये एक कड़ी की तरह काम करता है। एट द डिविजनल लेवल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिलेंस रिलेटेड वर्क, मंडल स्तर पर विजिलेंस रिलेटेड काम के लिए कौन जिम्मेदार होता है? डिविजनल हेड जिम्मेदार होता है। अगर क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप थ्योरी वाला जो लेक्चर दिया है उसको ज़रूर पढ़ लेना, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे।
हु इज द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर फॉर AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग में AML अनुपालन के लिए नामित निदेशक कौन है? करेक्ट आंसर डी आएगा, मेंबर टेक्नोलॉजी है। हाउ मेनी सर्कल कंप्लायंस ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स आर देयर इन इंडिया पोस्ट? भारत में कितने सर्किल अनुपालन अधिकारी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जितने पोस्टल सर्किल हैं उतने ही यहाँ पे सर्किल कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज इट टोल फ्री नंबर ऑफ द इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर? इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 1-00-2666-868 है। थ्रू विच पोर्टल कैन सिटीजन्स रजिस्टर कंप्लेंट्स 24/7 इन इंडिया पोस्ट? नागरिक 24/7 शिकायतें दर्ज करने के लिए डाक विभाग के किस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं? CRM पोर्टल का यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन लोकेटेड? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंडिया इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ विच UPU काउंसिल? भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की किन परिषदों का निर्वाचित सदस्य है? बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर सी आएगा। काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल 2 परिषदों का सदस्य है, एक प्रशासन परिषद और दूसरा डाक संचालन परिषद। Who is the co-chair of Committee for Postal Financial Services of Universal Postal Union Postal Operations Council along with India? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डाक संचालन परिषद की समिति में भारत के साथ सह अध्यक्ष कौन है? को चेयर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, वियतनाम है। बट इज द मेन रोल ऑफ कांग्रेस इन UPU? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जो कांग्रेस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 बॉडीज हैं उसमें से कांग्रेस है, तो कांग्रेस का रोल क्या है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, डिफाइनिंग एंड अडोप्टिंग UPU स्ट्रेटजीज एवरी 4 years। हर 4 वर्ष में UPU रणनीतियों को परिभाषित करना और अपनाने का काम UPU में कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। फॉर द 28th UPU कांग्रेस साइकिल 2026 से जो 2029 के बीच होगा, इंडिया इज द चेयर ऑफ विच एक्सपर्ट टीम? 28वें UPU कांग्रेस चक्र जो कि 2026 से 29 तक रहेगा, उसके लिए भारत किस विशेष टीम का अध्यक्ष रहेगा? करेक्ट आंसर हमारे पास यह आ जाएगा, इंटीग्रेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्लान IQP टीम का हिस्सा रहेगा। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो महासचिव है वो कौन है? करेक्ट आंसर बी आएगा, विनय प्रकाश सिंह है। नेक्स्ट चलते हैं, APPU इज एफिलिएटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से संबंधित है। वेयर वाज डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ APPU? ये तो हमने ऊपर कर लिया कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो विनय प्रकाश सिंह है, और उनको कहाँ पे ये चुना गया था? बैंकॉक में चुना गया था। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। When was the 86th meeting of the UPU QSF Quality of Service Funds Board hosted in India? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन QSF बोर्ड की जो 86वीं बैठक होगी भारत में, उसे कहाँ पर आयोजित किया, कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, जनवरी-फरवरी 2024 में आयोजित किया जा चुका है। बट इज द पर्पस ऑफ QSF बोर्ड अंडर UPU? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जो QSF है, क्वालिटी ऑफ सर्विस फंड है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, एलोकेट फंड्स टू इम्प्रूव पोस्टल सर्विसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए धन आवंटित करना किसका काम है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के QSF बोर्ड का काम है। Where was the first India Africa पोस्टल लीडर्स मीट होस्टेड इन 2024? 2024 में पहली भारत अफ्रीका डाक नेताओं की मीटिंग या बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, मुंबई, दिल्ली और आगरा में की गई थी। अंडर विच प्रोजेक्ट वर ऑल पोस्ट ऑफिस कंप्यूटराइज्ड एंड डिजिटाइज्ड? किस परियोजना के अंतर्गत सभी डाकघर कंप्यूटरीकृत और डिजिटलीकृत किए गए थे? करेक्ट आंसर क्या आएगा, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0। तो इसका क्या उद्देश्य था IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 का? जितने भी डाकघर हैं उन सबको कंप्यूटराइज और करना, डिजिटलाइज करना।
What is the total approved financial outlay for IT modernization project 2.0? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के लिए स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? IT प्रोजेक्ट 2.0 में 5,785 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले है। What is the duration of IT modernization 2.0 प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण 2.0 परियोजना की अवधि क्या है? तो इसे 8 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है 2022 से 2030 तक के लिए। Which upgraded version of rural application has been rolled out under IT 2.0? IT 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण एप्लीकेशन का कौन सा उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दर्पण 2.0 आ जाएगा। Which organization has been engaged for managing India Post Enterprise Network नेशन वाइड? डाक विभाग के अखिल भारतीय उद्यम नेटवर्क के प्रबंधन के लिए किस संस्था को नियुक्त किया गया है? BSNL को किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which in-house center is handling the development of IT 2.0? IT 2.0 के विकास का कार्य किस आंतरिक केंद्र द्वारा किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा CEPT सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड अंडर IT मॉडर्नाइजेशन 2.0? निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं IT आधुनिकीकरण 2.0 के अंतर्गत शामिल हैं? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा डायनेमिक QR कोड, AEPS, ई पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 में शामिल हैं। स्पैरो सिस्टम वाज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड फॉर विच ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में जो स्पैरो सिस्टम है, इस प्रणाली का प्रारंभ किन अधिकारियों के लिए किया गया था? तो शुरुआत में ये IPOs के लिए था, MMS ग्रुप A ऑफिसर्स के लिए था, जो मेल मोटर सर्विस के ग्रुप A ऑफिसर्स थे और IPOs थे, उनके लिए इसको शुरू किया गया था। बट डज EHRM स्टैंड्स फॉर? HRM की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और EHRMS की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। EHRMS 2.0 has been implemented for which groups in the Department of Post? EHRMS 2.0 डाक विभाग में किन ग्रुप्स या किन समूहों के लिए लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी आएगा IPO ग्रुप A, PS ग्रुप B ऑफिसर्स के लिए EHRMS 2.0 को इम्प्लीमेंट किया गया है। Who is the chairperson of the Postal Services Staff Welfare Board? डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हमारे पास दिया जाएगा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्री हैं। बट इज द सोर्स ऑफ ग्रांट्स फॉर पोस्टल वेलफेयर फंड? डाक कल्याण निधि के लिए अनुदान का स्रोत क्या है? तो इनको जो फंड मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, भारत का जो समेकित कोष है वहाँ से मिलते हैं। बट इज द वेलफेयर फंड ऑपरेटेड फॉर स्टाफ डिप्यूटेड टू आर्मी पोस्टल सर्विस कोल्ड? सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के लिए संचालित कल्याण निधि को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा फील्ड सर्विसेज कहा जाता है, क्षेत्रीय सेवा परोपकारी निधि कहा जाता है। Who heads the सेंट्रल पोस्टल स्पोर्ट्स बोर्ड? केंद्रीय डाक खेल बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के सचिव द्वारा की जाती है। पोस्टल स्पोर्ट्स बोर्ड रिसीव फंड्स फ्रॉम विच सोर्स? तो डाक खेल सेवा बोर्ड को धन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको फंड कहाँ से मिलते हैं? सेंट्रल वेलफेयर फंड से, केंद्रीय कल्याण कोष से मिलते हैं। But was the name of the video series highlighting last mile delivery during monsoon? मानसून के दौरान अंतिम मील डिलीवरी को दर्शाने वाली वीडियो श्रृंखला का नाम क्या था? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा मॉनसून मेल था। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। But initiative was taken to promote letter writing and philately by women bikers. पत्र लेखन और डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए महिला बाइकर्स द्वारा कौन सी पहल की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा वुमेन बाइक रैली 2.5 अक्षर।
और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बट इज डाक चौपाल। डाक चौपाल क्या चीज़ है? डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हुई होंगी जो हमने पहले कर रखी हैं, कुछ आपने नए क्वेश्चन भी यहाँ पे ज़रूर देखे होंगे, तो ये आपने बड़े अच्छे से कर लेने हैं। पोस्टल एनुअल रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, MTS पोस्टमैन या PA, और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स हैं या थ्योरी वाली बुक्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने की इस पहल में, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या गलती नज़र आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।